इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के इस दूसरे वीडियो में आज हम टॉपिक लेंगे प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स। जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, उसको सिर्फ ब्रीफ में मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो जब भी हम कोई शेयर्स इशू करना चाहती है कोई भी कंपनी, तो उसके प्रोसेस में मेन हमारे 4 ही स्टेप होते हैं। पहला, इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। दूसरा, अंशों का आवेदन प्राप्त करना यानी इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रविवरण का निगमन करना। उसके बाद रिसिप्ट्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर शेयर्स, अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अंशों का आवंटन करना। एंड रिसिप्ट्स ऑफ कॉल्स मनी, अंशों पर मांग राशि प्राप्त करना। ये 4 स्टेप्स में बटा हुआ होता है हमारा प्रोसीजर इशू ऑफ शेयर्स का। तो जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है तो अंशों के लिए अपने सबसे पहले वो एक प्रॉस्पेक्टस तैयार करके इशू करती है। ये जो प्रॉस्पेक्टस है वो कंपनी अधिनियम की जो भी हमारी लॉ है उसके अकॉर्डिंग उसमें सारे जितने भी डिटेल्स हैं उसको देते हुए हमको इशू करना होता है, जिसमें हमें बतानी होती है कि शेयर्स की फेस वैल्यू क्या होगी, उसके निर्गमन जो इशू कर रहे हैं उसकी विशेषताएं क्या हैं, जोखिम रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उसकी शर्तें क्या क्या हैं उसकी, ये सारी बातें हमको शामिल करते हुए प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है। प्रॉस्पेक्ट इशू करने के बाद हम जनता से, पब्लिक से हम एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, हम शेयर्स अप्लाई करते हैं। तो जनता जो शेयर्स ख़रीदना चाहती हैं, जो भी इसमें इंटरेस्टेड है, वो हमारे लिए हमको अप्लाई करते हैं इस कंपनीज़ के अंदर। तो उसके लिए हमको जो आवेदन प्राप्त होते हैं वो सारी एप्लीकेशंस रिसीव हो जाती हैं। यदि एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद हमारे कंपनी लॉ बोर्ड का एक नियम है कि जितने भी शेयर्स आपने इशू किए हैं उसका एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक न्यूनतम अभिदान आपको प्राप्त होना चाहिए। यदि न्यूनतम अभिदान प्राप्त नहीं हुआ है तो फिर आप इशू के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। मतलब एप्लीकेशन मिलने के बाद सबसे पहले हम उनको गाइडलाइन देखेंगे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की सारी शर्तें पूरी कर रहा है, तब तो फर्दर आगे अलॉटमेंट का किया जाएगा। और यदि वो पूरी नहीं करता है तो फिर अलॉटमेंट करने का अधिकार कंपनी को नहीं होता है। तो ये क्या क्या मेन बातें हैं अपनी। तो इसमें जो न्यूनतम अभिदान है हमारा, उस न्यूनतम अभिदान का हमारा नियम है कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले कि न्यूनतम अभिदान जो है, जितने भी शेयर्स हमने इशू किए हैं उसमें सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कम से कम 90% शेयर्स के बराबर हमें सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। यानी जितने भी शेयर्स हमने इशू किए हैं उसके कम से कम 90% शेयर्स यदि पब्लिक ने ख़रीद लिए हैं या अप्लाई कर दिए हैं तभी कंपनी उसको आगे फर्दर अलॉट कर सकती है। यदि सब्सक्रिप्शन 90% से कम है तो फिर कंपनी को वो राशि लौटानी होगी, वो आगे अलॉटमेंट वो नहीं कर सकती। इसमें एक और है कि जो भी आवेदक, एक आवेदक जो भी करता है, वो एक आवेदक ने जो शेयर्स इशू किए हैं, जो अप्लाई किए हैं, वो कम से कम 200 शेयर्स होने चाहिए जिसकी वैल्यू 10 रुपये की हो। सेकंड चीज़, जो भी आपने फेस वैल्यू एप्लीकेशन मनी जो होती है उसकी फ़िक्स अमाउंट है कि एप्लीकेशन मनी कभी भी आपकी फ़ेस वैल्यू के 5% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी एप्लीकेशन मनी आपकी फ़ेस वैल्यू के 5% या 5% से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है वो हमारी है कि जो भी हमने एप्लीकेशन इशू की है, जो भी हमने, मतलब यहाँ पे जो हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो नंबर ऑफ़ शेयर्स का है। जितने भी शेयर्स हमने इशू किए हैं उसके 90% सब्सक्राइब यानी एप्लीकेशन आपको मिल जानी चाहिए। और राशि ये है कि निर्गमन मूल्य जो है हमारा, इशू प्राइस जो है, उसका कम से कम 25% भाग आपको एप्लीकेशन पे मिल जाना चाहिए। यानी सेबी की जो गाइडलाइन, जिसमें पहले 5% जो नियम था वो 27 जनवरी 2000 से वो जो 5% था वो हमारा 25% हो गया है। यानी आपका एप्लीकेशन मनी कम से कम 25% होनी चाहिए, जो कैश के फॉर्म में होनी चाहिए। यानी यदि किसी एप्लीकेंट ने हमें चेक या ड्राफ्ट दिया है तो उसको उसकी कैश में उसकी अमाउंट रियलाइज़ होने के बाद हम उसका आगे फर्दर अलॉटमेंट का प्रोसेस करेंगे। पूरा कैश मिलने से पहले हम प्रोसेस नहीं कर सकते। तीसरा चीज़, ये जो हमने टाइम दिया है पैसा मिलने का वो हमारा मैक्सिमम 30 डेज़ का होता है। यानी जो भी आपने एप्लीकेशन के लिए टाइम दिया है वो 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको पैसा मिल जाना चाहिए। 30 डेज़ यदि पूरा होने तक, यदि 30 डेज़ तक भी यदि हमको पैसा नहीं मिलता है तो फिर हमें ये लौटाना होता है। तो ये हमारा यदि प्रोसेस पूरा हो जाता है, यानी यदि हमारी हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन की सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, यानी हमारा जितने शेयर्स इशू किए हैं उसका 90% जनता ने अप्लाई कर दिया है, उसका कम से कम 25% अमाउंट हमको कैश में मिल गई है विदिन 30 डेज़ और हमारा सारी प्रोसेस पूरी हो गई है, तो फिर हम आगे अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू करते हैं। अलॉटमेंट में जिन भी लोगों ने यदि जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं उससे कम या उसके बराबर मिले हैं तब तो हम सभी शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट कर देंगे।
यदि थोड़े से ज़्यादा मिले हैं तो फिर जो भी हमने गाइडलाइन बनाई है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम शेयर्स इशू करते हैं। यदि किसी शेयर होल्डर को हमने इशू नहीं किए हैं तो उन्हें पैसा लौटाना होगा, और जिन्हें इशू कर दिए उनसे हम अलॉटमेंट मनी कॉल करते हैं। अलॉटमेंट मनी आने के बाद जो थर्ड स्टेप, जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है, वो हमारा है कॉल्स मनी माना। मैंने किस्तों को हम मोस्टली 3 या 4 किस्तों में पैसा मांग सकते हैं। पहली किस्त हमारी होती है कम से कम 25% एप्लीकेशन पे, उसके बाद अलॉटमेंट पे पैसा, फिर बचा हुआ पैसा हम चाहें तो एक कॉल में मांग सकते हैं, चाहे हम उसको 2 कॉल्स में मांग सकते हैं। यदि एक कॉल्स में है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगी, और यदि हमने 2 बराबर किस्तों में या 2 किस्तों में पैसा मांगा है तो वो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल हो जाएगी। तो यदि हमने कॉल्स में पैसा मांगा है तो उसकी भी कुछ गाइडलाइंस है सेबी की जो हमको ध्यान में रखनी है। उसमें पहली तो ये है कि जो भी पैसा हमने मांगा है, यानी फर्स्ट कॉल में जो भी पैसा मांगा है, वो आपका कभी भी फेस वैल्यू के 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कॉल्स का पैसा कभी भी 25% से ज़्यादा नहीं होगा। यदि हम कॉल जो भी मांग रहे हैं वो कॉल हमको इस शेयर होल्डर को कम से कम 14 डेज़ पहले इन्फॉर्म करना होगा कि इतनी अमाउंट हमको कॉल्स के रूप में उसको हमको चुकानी है। यदि हम पैसा 2 कॉल्स में 2 किस्तों में मांग रहे हैं तो 2 कॉल्स के बीच में कम से कम 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। और सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यदि आपका इशू 500 करोड़ रुपए के अंदर यानी अप टू 500 करोड़ है तो ये सारी जो टोटल अमाउंट है हमारी अलॉटमेंट से लेकर पूरा पैसा मिलने तक की जो प्रोसेस है वो हमारा 12 मंथ्स के भीतर यानी 12 महीने के भीतर हमारे सारा पैसा हमको इशू किया हुआ पैसा मिल जाना चाहिए। 2 गाइडलाइन और हैं कि यदि कोई व्यक्ति मांग का भुगतान टाइम पे नहीं कर पाता है, जिसको हम कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं यानी बकाया राशि बोलते हैं, तो ऐसी बकाया राशि पर कंपनी 10% की दर से ब्याज उनसे मांग सकती है। और इसी प्रकार यदि किसी शेयर होल्डर ने एडवांस पेमेंट कॉल का कर दिया है तो इस एडवांस पेमेंट पर ही समझौते के अनुसार, जिसमें आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर्स यानी शेयर होल्डर और डायरेक्टर के बीच में समझौते के अनुसार 12% तक ब्याज हम दे भी सकते हैं। यानी यदि हम कॉल्स पे ब्याज वसूल कर रहे हैं तो हमारी मैक्सिमम रेट है 10%, और यदि हम एडवांस पे पैसा चुका रहे हैं तो हमारी मैक्सिमम रेट होती है 12%। तो ये हमको कॉल्स पे ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें हैं हमारी अलॉटमेंट में प्रोसेस में। फर्स्ट हमारा हो गया प्रॉस्पेक्टस इशू करना, उसके बाद एप्लीकेशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करके पूरा करना। यदि पूरी हो रही हैं रेगुलेशंस तो फिर हम शेयर्स को अलॉट कर देंगे। अलॉटमेंट का पैसा मिलने के बाद हम कॉल्स के पैसा मानेंगे, कॉल्स की गाइडलाइन पूरी होती है और हमारा इशू ऑफ शेयर्स 500 करोड़ के अंदर है तो विद इन 12 मंथ हमारा प्रोसेस पूरा करते हुए ये प्रोसीजर हमको फॉलो करना है शेयर्स को इशू करने के लिए। अगला टॉपिक जो मैं ले रही हूँ वो है हमारा काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो कैपिटल हमारी किस किस तरह की होती है, कौन कौन से प्रकार आपके होते हैं। थोड़ा सा मैं गैप देती हूँ, पर आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए कौन कौन से शेयर्स हमारे, जब शेयर बैलेंस शीट आपने बनाई थी तो शेयर कैपिटल को आप किस किस फॉर्मेट में या किस फॉर्म में दिखाते थे। सबसे पहले हमारी जो शेयर कैपिटल थी उसका नाम है ऑथराइज शेयर कैपिटल। सबसे पहली जो हमारी कैपिटल है उसका नाम होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, अधिकृत अंश पूंजी, जिसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ये वो कैपिटल है जो हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद सीमा नियम के अंदर जब सबसे पहले कंपनी फॉर्म होती है, जब कंपनी का समामेलन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, तो उस समय जब आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है तो वहाँ पे जितनी मैक्सिमम कैपिटल उसको अपनी लाइफ में इशू करने का अधिकार होता है उस कैपिटल को हम बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। यानी वो कैपिटल है जिसको कोई भी कंपनी अपनी लाइफ में इशू कर सकती है। इससे ज़्यादा इशू करने का अधिकार किसी भी कंपनी को नहीं होता है। सेकंड जो कैपिटल है वो है हमारी इशूड शेयर कैपिटल। कोई भी कंपनी अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को पूरा एक साथ इशू नहीं करती है, उसको कुछ कुछ हिस्सा धीमे धीमे मांगती है। यदि ऐसा किया गया है तो उस ऑथराइज में से जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं अभी जनता को, जिसकी हमने एप्लीकेशन मांगी है, वो हमारी कहलाती है इशूड शेयर कैपिटल। जितना हमने इशू कर दिया है वो हमारी कहलाएगी इशूड, और जो हमने अभी तक इशू नहीं किया गया वो हमारी कहलाएगी अनइशूड शेयर कैपिटल। कभी कभी इशू किए गए सारे शेयर्स की एप्लीकेशन हमको नहीं मिलती है। जैसे हमने भी पढ़ा भी था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमको होना चाहिए 90%। तो यदि हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन है यानी जितने इशू किए गए हैं उससे कम शेयर्स यदि जनता ने अप्लाई किए हैं
तो फिर एक कैटेगरी हमारी और बन जाएगी जिसका नाम है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, यानी अभिदत्त अंश पूंजी। वो अंश जो जिसके लिए जनता ने हमको एप्लीकेशन दिया है, जिसके लिए जनता ने हमको अप्लाई किया है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में भी नेक्स्ट जो आती है वो अपनी आती है कॉल्ड अप कैपिटल। जैसे मैंने बताया था कि आपका शेयर्स का सारा पैसा इकट्ठा नहीं मांगा जाता है, हम पहले एप्लीकेशन पे पैसा मिलता है, फिर कुछ पैसा हम अलॉटमेंट में मांगते हैं, कुछ पैसा हम कॉस्ट पे मांगते हैं। तो हमारी बैलेंस शीट बनने तक यदि पूरा पैसा नहीं मांगा गया है तो जितना पैसा आपने शेयर होल्डर से मांग लिया है, कॉल कर लिया है, वो हमारी कहलाएगी कॉल्ड अप कैपिटल, और जितना हिस्सा हमने कॉल नहीं किया है वो हमारी कहलाएगी अनकॉल्ड कैपिटल। इस कॉल्ड अप कैपिटल में भी हो सकता है कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जो फेल हो गए हैं पेमेंट करने में, जिनकी राशि बकाया है यानी कॉस्ट इन एरियर है। यदि ऐसी सिचुएशन है तो फिर एक कैटेगरी हमारी और बन जाती है पेड अप कैपिटल, यानी जितना पैसा हमें मिल गया है वास्तव में कैश में वो हमारी कहलाएगी पेड अप, और जो पैसा हमें नहीं कहलाया वो हमारी कहलाएगी अनपेड अप कैपिटल। तो कैपिटल को हम इस 5 फॉर्म में बांट सकते हैं। पहले ऑथराइज, जितना उसको इशू करने का अधिकार है, उसमें से कितने हमने इशू किए हैं इशूड कैपिटल, उसमें से कितने शेयर्स के लिए जनता ने अप्लाई किया है सब्सक्राइब कैपिटल, उसमें से कितना पैसा हमने कॉल कर लिया है कॉल्ड अप कैपिटल, और उसमें से भी कितना पैसा हमें कैश में वास्तव में मिल गया है वो हमारी कहलाएगी पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल ही एक्चुअल में बैलेंस शीट की अमाउंट में या टोटल में इंक्लूड की जाती है। यदि बैलेंस शीट आप देखें तो बैलेंस शीट आपने बनाई होगी, आपको ध्यान आएगा, तो बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा बनता है उसमें कैपिटल इस तरह से दिखाई जाती है आपकी। लायबिलिटीज में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले हमारा शेयर होल्डर फंड बनता है, जिसमें शेयर कैपिटल इसी फॉर्म में आएगी। सबसे पहले ऑथराइज, देन इशूड, देन सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड एंड पेड अप। यदि तीनों सेम हैं तो एक ही कॉलम बन जाएगा हमारा, सेम नहीं है तो उसको आप अलग अलग भी बना सकते हैं, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल। इसमें से कॉस्ट इन एरियर और फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस घटा के नेट अमाउंट हमारी टोटल में शामिल की जाती है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं, यानी किस किस तरह की हमारी शेयर कैपिटल हो सकती है और किस किस तरीके से हमें उसे बैलेंस शीट में दिखाना है। आज के लिए इतना ही।